हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मेडिसिन। आज की वीडियो में लोग बात करेंगे कि क्या मेजर बदलाव आए हैं 2021 और 2022 के एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशन के बीच में। क्यों जो कंट्रीज, जो कॉलेजेस लास्ट ईयर तक अच्छा ऑप्शन हुआ करते थे बच्चों के लिए अब्रॉड से एमबीबीएस करने के लिए, वो इस साल नहीं है। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आप अच्छे कॉलेज में लैंड करें, अच्छे कंट्री में लैंड करें, ताकि आप स्मूथली पढ़ाई कर पाएं, इंडिया में आ पाएं और आपको एनएमसी का लाइसेंस मिल जाए बिना किसी झंझट के, बिना किसी एड ऑन टेंशन के। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे ओवरव्यू के बारे में कि लमसम हर साल कितने बच्चे कौन सी कंट्री प्रीफर करते हैं एंड क्या मेजर रीजन रहते हैं उसके पीछे। जैसा सबको मालूम होगा कि मोस्टली बच्चे जाते हैं अपने रशिया के अंदर। अराउंड हर साल 5 से 6 हज़ार बच्चे रशिया में लेते हैं एमबीबीएस के अंदर एडमिशन। उसके बाद आता था यूक्रेन में हर साल तकरीबन 3500 से 3600 बच्चे एडमिशन लिया करते थे। आप सबको इस बारे में मालूम भी होगा, जैसे कि अभी वॉर के चलते ये सब बच्चे वापस आए 18,000 के आसपास। तो आप जान सकते हैं कि जो फिगर मैं बता रहा हूँ फिगर बिल्कुल सही है, अप्रोक्स, ये कोई झूठा है, फॉल्स फिगर नहीं है। वहीं फिलीपींस में करीब हर साल तकरीबन 2600 बच्चे एडमिशन लिया करते थे और चाइना में समथिंग 2000-2100 के आसपास। अब मेन डिफरेंस क्या आया है कि जो 18 नवंबर 2021 को एनएमसी ने न्यू गैजेट जारी किया है, उसमें काफ़ी सारे रूल्स को एनएमसी ने चेंज कर दिया है, जो कि काफ़ी टाइम बाद हुआ है और कुछ अलग भी किया है। जैसे कि एनएमसी ने क्लियर किया कि हमें कम से कम चाहिए एमबीबीएस का ड्यूरेशन 54 मंथ्स, जो कि हमारे इंडिया में होता है। इससे कम में एमबीबीएस किसी भी कंट्री में होगी हम वैलिड नहीं मानेंगे, हम उस बच्चे को इंडिया में लाइसेंस नहीं देंगे। साथ में जिस भी कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कंप्लीट इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। हमने इस बारे में डिटेल वीडियो बनाई है, आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं उस वीडियो को भी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। फिलीपींस में मेन दिक्कत अभी क्या है, फिलीपींस में इस साल प्रीफर ना करने की वजह काफ़ी सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि वहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो 48 मंथ्स की है। अब काफ़ी एजेंट इसको बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमने कॉलेज से बात कर ली है, जुगाड़ हो गया है, हमारा पूरा अरेंजमेंट हो गया है, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, अभी फिलीपींस में जो ड्यूरेशन है 54 मंथ्स का हो गया है, आप बेझिझक एडमिशन लो, मस्त आपका डिग्री मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो एजेंट सबसे बेवकूफ़ बना रहा है आपको। अरे भाई, जब पूरी कंट्री के अंदर 4 साल का एमबीबीएस है तो वो इकलौता कॉलेज कैसे पैदा हो गया जो 5,000 मिनट करवा के देगा आपका कंप्लीट एमबीबीएस? ऐसा होता तो इंडिया में ना होता ऐसा, जबकि हर गवर्नमेंट कॉलेज करवा रहा है 4.5 ईयर्स के अंदर। तो कितने प्राइवेट कॉलेज वो भी करते हैं, हम 4 में करवा देंगे, 5 में करवाएंगे, 6 में करवाएंगे अपने हिसाब से। नहीं ना, क्योंकि जो ड्यूरेशन है वो कंट्री डिसाइड करती है, वहाँ का मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है कि वहाँ पर जो मेडिकल है, जो एमबीबीएस है, जो भी और अदर मेडिकल कोर्सेज हैं, उनका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, कौन से ईयर में कौन सिलेबस रहेगा, किस सेमेस्टर में क्या बुक रहेगी, क्या नहीं रहेगा। कॉलेज के हाथ में फ्रीडम नहीं होती है। अब इसमें क्या था, फिलीपींस में ये तो पहला पॉइंट हो गया ड्यूरेशन वाला। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको मालूम होगा एनएमसी ने यही बोला है कि आपको उसी कॉलेज के हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करनी है मैंडेटरी। अब फिलीपींस में काफ़ी सारे तो प्राइवेट कॉलेज हैं, क्या है उसके अंदर, कोई छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेज खुद का हॉस्पिटल है, उनका टाई अप है। भाई मैं हॉस्पिटल, मेरा कॉलेज है, आपका हॉस्पिटल है, मैं बच्चे का एडमिशन कराऊंगा, अब क्यों प्रैक्टिस करेंगे। बट एनएमसी ने क्लियर कर दिया हमें चाहिए इंटर्नशिप उसी कॉलेज के खुद के हॉस्पिटल से। वो फिलीपींस में पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा और क्या दिक्कत है फिलीपींस में, अब एनएमसी ने ये भी तो बोला है कि हमें चाहिए उस कंट्री का रजिस्ट्रेशन, आप वहाँ के किसी ऑफिशियल बॉडी से रजिस्टर्ड हो, अगर लाइसेंस हो। अब फिलीपींस गवर्नमेंट क्या बोलती है, वो बोलती है हम किसी भी इंडियन या फिर किसी भी फॉरेनर बच्चे को लाइसेंस नहीं देंगे, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस उस कंट्री से हमारी रेसिप्रोसिटी ना हो। इसका मतलब ये है कि वो कंट्री हमारे बच्चों को लाइसेंस दे तो हम उस कंट्री के बच्चों को लाइसेंस देगा। आपको मालूम होगा, आपने कितने डॉक्टर को देखा इंडिया में जो फिलीपींस के होते, नहीं देखा ना। सेम, जब इंडियन गवर्नमेंट हमारी फिलीपींस के बच्चों को लाइसेंस नहीं देती है तो फिलीपींस गवर्नमेंट ही हमारे इंडियन बच्चों को लाइसेंस नहीं देगी। तो इसके हिसाब से अगर आपको लाइसेंस नहीं होगा, आप नेक्स्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपकी पैसा भी गया, आपकी मेहनत भी गई, आपका टाइम भी गया प्रीशियस। सेकंड, अब इसके अलावा चाइना में आपको क्यों प्रेफर नहीं करना चाहिए। आप सबको मालूम होगा कि जो कोविड के बाद से, जब से कोविड आया है, चाइना ने उन बच्चों को अभी तो दोबारा नहीं बुलाया है। उनकी पढ़ाई चाइना ऑनलाइन कंडक्ट करवा रहा है, बट हमारा एनएमसी बोलता है कि पढ़ाई का मेजर पार्ट ऑफलाइन होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आप ऑनलाइन नहीं बन सकते। बट चाइना इस बात को मानने को रेडी नहीं है, वो बच्चों को अभी तक बुला नहीं रहा है। हाँ, अभी भी चाइना ने शायद गाइडलाइन जारी करी है, वो धीरे धीरे बच्चों को बुलाएगा अपने हिसाब से, बट उसमें बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है, बच्चों को जाना शुरू नहीं हुआ है। तो इस केस में आप एडमिशन ले लें एंड इनके साथ भी पढ़ाई ऑनलाइन चली तो आपने तो पढ़ाई
स्टार्ट कर दी, आपका तो टाइम लग रहा है, आपका तो पैसा लग गया, बट बाद में एनएमसी बोले नहीं भाई साहब आप एलिजिबल नहीं हो। क्यों? इसमें गलती आपकी नहीं रही, गलती आपके एजेंट की है, आपके कंसल्टेंट की है, जिसने आपको मिसगाइड किया, जिसने आपको अंधेरे में रखा। अब इसके बाद बात करते हैं यूक्रेन की। आप सबको मालूम होगा कि यूक्रेन काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन था एमबीबीएस के लिए। रशिया के बाद बच्चे मोस्टली यूक्रेन को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि यूक्रेन सेफ कंट्री भी हुआ करता था। ये हमने वैसे पहले बताया है कि यूक्रेन के अंदर ईस्ट पार्ट सेफ नहीं था, वो वॉर जोन के अंदर था, बट स्टिल काफ़ी कंसल्टेंट ने इसने हमारा अगेंस्ट गए, काफ़ी लोगों ने मैसेज किया ऐसा कुछ भी नहीं है, हम प्रूव कर सकते हैं, कंप्लीटली सेफ है। अब तो सबके सामने पूरा क्लियर है क्या सेफ था क्या सेफ नहीं है। अब यूक्रेन में दिक्कत क्या है, यूक्रेन में जो बच्चे हैं वो इंडिया वापस आ गए हैं। यूक्रेन में काफ़ी कॉलेजेस की बिल्डिंग, काफ़ी हॉस्पिटल्स तबाह हो गए हैं। तो इस केस में क्या है कि बच्चे यूक्रेन वापस दोबारा नहीं जाना चाहते हैं, और इवन जाएंगे भी नहीं। भाई जब अभी भी कंट्री में लड़ाई चल रही है, कौन चाहेगा उसका बच्चा मौत के मुंह में जाए? किसी को शौक नहीं है। तो इसके चलते न्यू एडमिशन भी नहीं होंगे, और कॉलेज भी प्रीफर नहीं करेगा न्यू एडमिशन लेना। हम तो बिल्कुल प्रीफर नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या है, अब फिलीपींस मार्केट से आउट हो गया, चाइना आउट हो गया, यूक्रेन आउट हो गया, अर्मेनिया। अब अर्मेनिया में क्या है, हर साल तकरीबन एजेंट और कंसल्टेंट काफ़ी प्रमोट करते हैं अर्मेनिया को, ये बड़ी बिल्डिंग है, इतना अच्छा हॉस्पिटल है, इतना अच्छा शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये शानदार कॉलेज है। बट क्या हुआ, आप सबको मालूम होगा कि दिसंबर के अंदर सेंट टेरेजा यूनिवर्सिटी का लाइसेंस छिन गया, लाइसेंस का कैंसिल कर दिया अर्मेनियन गवर्नमेंट ने। अब उसके चलते क्या हुआ, जो बच्चे वहां से एमबीबीएस कर रहे हैं वो बच्चे फंस गए। अब जब कॉलेज के पास लाइसेंस ही नहीं है एमबीबीएस का, तो आपकी डिग्री इंडिया में कैसे वैलिड हुई? इसलिए अब ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चे चाइना को भी अर्मेनिया को प्रीफर नहीं कर रहे एमबीबीएस के लिए। इसके अलावा और भी ऑप्शन है हुआ करते, जैसे कि मलेशिया हो गया। अब काफ़ी बच्चे बोलते नहीं हमें मलेशिया से एमबीबीएस करनी है स्पेसिफिकली, काफ़ी अच्छी कंट्री है। भाई उन्होंने तो नाम सुना है ना, एक टूरिस्ट सिटी है, बस घूमेंगे फिरेंगे और पढ़ाई हो जाएगी। पर अब मलेशिया क्या बोलता है, आप हमारी कंट्री में इंटर्नशिप या हाउसमैनशिप नहीं कर सकते। वो फॉरेन स्टूडेंट्स को हाउसमैनशिप और इंटर्नशिप करने का मौका देता ही नहीं है, वहाँ रूल ही नहीं है ऐसा। और बिना इंटर्नशिप और हाउसमैनशिप के आप इंडिया में लाइसेंस नहीं ले सकते। तो आपने एमबीबीएस तो कर ली, पर जस्ट बिकॉज ऑफ इंटर्नशिप आप इंडिया में एलिजिबल नहीं हो नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो अब आप मलेशिया प्रीफर नहीं कर सकते। तो अब हम जानेंगे कि आपको कौन से ऑप्शन आप प्रीफर कर सकते हो, कौन सी कंट्री अच्छी हैं, और कौन से न्यू ऑप्शन जो इस साल ओपन हुए हैं बट आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और चलिए अब इस बारे में भी बात करते हैं। अब आप सबने सुना होगा मार्केट में भी बहुत भयंकर तरीके से लोग प्रमोट कर रहे हैं उज़्बेकिस्तान को, ताजिकिस्तान को एडमिशन के लिए। बट आप खुद देखिए, उज़्बेकिस्तान में लास्ट 3 ईयर्स से हमारे बच्चे जा रहे हैं इंडिया के। जब वहाँ से कोई बैच पास आउट ही नहीं हुआ इंडिया का, तो वहाँ पर आप क्यों जा रहे हैं? भाई आप वो प्रीफर करेंगे जहाँ पे कोई बच्चा पास आउट ही नहीं हुआ है। जब लोग ऐसे डॉक्टर को प्रीफर नहीं करते जिसने कभी इलाज ना किया, तो आप उसको क्यों प्रीफर करेंगे डॉक्टर बनने के लिए? आपको ये देखना है कि जिस भी कॉलेज आप एडमिशन ले रहे हैं, कम से कम वो एनएमसी के सारे क्राइटेरिया को फॉलो करें। मैं दोबारा फटाफट आपको देता हूँ ओवरव्यू कौन से क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉलेज इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। सेकेंड, ड्यूरेशन कम से कम 54 मंथ्स का होना चाहिए। थर्ड, वहाँ पर इंटर्नशिप होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि उस कॉलेज में खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए आपके इंटर्नशिप के लिए। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप वहाँ की लोकल गवर्निंग बॉडी से रजिस्टर होने चाहिए एमबीबीएस के बाद लाइसेंस के लिए। ये सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है जब भी आप चूज करते हैं। मैं सारे पॉइंट्स डिस्क्रिप्शन में लिखवा दूंगा, एंड इसके अलावा लिंक भी अटैच कर दूंगा हमारी वीडियो का, जिसके अंदर हमने इन पॉइंट्स पर डिटेल के अंदर बात की है। अब आप बात करते हैं कि कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा क्या चूज करें क्या चूज ना करें। अब देखिए, अभी के रूल के हिसाब से रशिया सारे के सारे एनएमसी रूल्स को कंप्लीटली फॉलो करता है और कंप्लीटली सेफ है। हाँ, सारे कॉलेज को, सारी यूनिवर्सिटीज को हम एडवाइस नहीं करेंगे, बट जो हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और आप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो हमारे काउंसलर को कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे, आपको सही एडवाइस करेंगे कि कौन सा कंट्री सही है, कौन सा कॉलेज सही है, कौन सा कॉलेज सही नहीं है, कहाँ पे क्या ड्रॉबैक है, कहाँ पे क्या प्रो क्या कौन से, पूरी डिटेल्स जानकारी जान सकते हैं हमारे काउंसलर से। क्योंकि इस सारी जानकारी इस वीडियो में देना पॉसिबल नहीं बैठेगा, उन्हें वीडियो काफ़ी लंबा खींच जाएगा। अब आपको क्या देखना है, अभी आप लोग देखा होगा कि हंगरी है, पोलैंड है, ये काफ़ी न्यू ऑप्शन सुनने को मिल रहे हैं मार्केट में आपको एडमिशन के लिए। बट मेन दिक्कत क्या है, हंगरी में जो आपका एमबीबीएस का बजट है समथिंग जाएगा 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास। अगर इतना पैसा होता तो बच्चा आप खुद इंडिया में ना कर लेते हैं एमबीबीएस, आप अब्रॉड का ऑप्शन ही क्यों सोचते हैं?
अब पोलैंड में क्या है, पोलैंड में गवर्नमेंट कॉलेज तो है, बट जो टिकट साइज है जो एमबीबीएस का खर्चा जाएगा समथिंग जाएगा 60 to 70 लाख के आसपास। अब इसके अलावा कंट्री और भी हैं, जैसे एक बोस्टन कंट्री है। अब दिक्कत क्या है, लोग मस्त प्रीफर कर रहे हैं उसको, बट मेन ड्रॉबैक ये है ना कि उस पॉपुलेशन ही 25,000 है सिर्फ। अब जहाँ की पॉपुलेशन ही 25,000, सोचिए वहाँ क्या तो कॉलेज होगा, कितने लोग बीमार होंगे, अब क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ऐसे भी किसी की फॉल्स एडवर्टीजमेंट के ऊपर बिलीव नहीं करना, आपको खुद से रिसर्च करनी है। मैं नहीं बोलता हमारी मानो, आप खुद से रिसर्च करो, खुद से होमवर्क करो, फिर डिसाइड करो क्या सही है क्या गलत है। आप 18 साल के हो गए, बच्चे नहीं हो, आपका फ्यूचर है, आपके पेरेंट्स का हार्ड मनी है। आपको ध्यान रखना है ना कि ऐसा कोई राज चलता एजेंट है, कंसल्टेंट को बेवकूफ ना बना जाए। अगर वो कंसल्टेंट को चूना लगे चला गया तो आप कहां से मैच्योर हुए। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी इंसान आपको चूना ना लगा जाए। आपको बिल्कुल अवेयर रहना है कि क्या सही ऑप्शन है, कैसे चूज करना है, किन मतलब ध्यान रखना है वो एनएमसी से अप्रूव है कि नहीं है, एम्बेसी क्या बोलती है उस कॉलेज के बारे में, बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे बैच पास आउट हुआ कि नहीं हुआ। सो ऑल एंड ऑल आई होप आपको वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी, एंड आप अभी किसी भी एजेंट का या कंसल्टेंट का शिकार नहीं बनेंगे, उनके फॉल्स एडवर्टाइजमेंट चक्कर में नहीं फंसेंगे। आप जो भी चूज करेंगे सही चूज करेंगे, सब कुछ देखते हुए चूज करेंगे। सो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर एक अलग टॉपिक के ऊपर जो कि इंफॉर्मेटिव है आपके ऊपर, कि आपको क्यों चूज करना चाहिए, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें आपके दोस्त के साथ में, आपके फैमिली के रिलेटिव्स के अंदर, फैमिली ग्रुप्स के अंदर, जहाँ कोई भी बच्चा फ्यूचर डॉक्टर बनना चाहता हो या डॉक्टर की पढ़ाई ऑलरेडी एमबीबीएस कर रहा हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।